We're going to talk about China's grey rhino, how it is inducing panic in China. But then the dead bubble won't burst. We all feel कि चाइना का एक उधार का गुब्बारा है and the debt is at government level, is at local government level, individual level and corporate level. But ये कभी फटता ही नहीं है. तो एंड इकोनॉमी डाउन होते जा रहा है. So what is the ये क्या कहानी है? I went into it in a detail. As I went into detail, certain things came to light, and along with that, this whole story of panic. So we have to see this. It's a little disjointed, but in the end, you'll see it all connects. ये पूरा कहानी जब शुरू हुआ, जब मैंने ये हेडलाइन देखा था साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, और उसमें क्या लिखा है इन्होंने, एज चाइना's डेट रिस्क माउंट्स द स्पेक्टर ऑफ लूमिंग लोकल क्राइसिस रियर्स इट्स हेड. और ये पिक्चर था, आप देखिए, चाइना के अगेंस्ट एक ग्रे राइनो है. राइट. व्हाट इज दिस ग्रे राइनो? ये क्या है ग्रे राइनो? A grey rhino is a threat that we can see and acknowledge yet do nothing about. हमें पता है कि कुछ आफत आने वाला है, पर जब हम उस हालत में पहुंच जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये समझ लो कि एक ग्रे राइनो आ रहा है आपके साथ चार्ज करके आपको नष्ट कर देगा. सबसे पहले मैं आई वांट टू फोकस ऑन डेट. हम सोचते रहते हैं कि ये क्या कहानी है कि ये जो डेट बबल कभी फटता नहीं है. अब काफी दिन तक मेरे को समझ में नहीं आया, पर ये जो आर्टिकल है, इससे मेरे को समझ में आने लगा कि व्हाई द चाइनीज डेट बबल डज नॉट बर्स्ट. In the headline, the balance is not very important in this. The headline, it says how China's debt risk comes from its system and why local governments are beholden to Beijing. The debt is systematic. It is generated within the system and it is going into the system. Right? Now, फंडामेंटली जो चाइना के जो जीरो कोविड पॉलिसीज हैं एंड ये जो पोस्ट पैंडमिक पुश इन्होंने जो लिया है, तो इससे क्या है, ये सब उधार ले रहे हैं. उधार लेके दे वांट टू शो लॉट ऑफ प्रोग्रेस, ऑल दैट. बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द डील, द बीजिंग गवर्नमेंट, बिकॉज उनका कुछ अलग प्रॉब्लम्स है. ओके. और ये भी प्रॉब्लम है चाइना के अंदर कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इन बीजिंग, क्या वो दे डोंट वांट टू चेंज द स्ट्रक्चर, दे वेरी वरीड. अगर चेंज करना है स्ट्रक्चर तो कंट्रोल खोना पड़ेगा. कंट्रोल खो गया तो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रॉब्लम है. सो द चाइनीज गवर्नमेंट wants to have its cake and eat it too. First, the local governments want to do anything कि उनका अपना इकोनॉमी सुधारने के लिए, और उसके लिए उनके पास है उधार, और ये सिस्टमैटिक है. और इसमें कौन मात खाता है? कोई तो झेलना पड़ेगा ना. और मेरे तहकीकात के मुताबिक झेलने वाला आम आदमी है. वो कैसे हुआ है, अभी 2 मिनट में देखते हैं. अभी एक उदाहरण लेंगे गुजू का. गुजू कहाँ है, आप देख रहे हो, चाइना में. इट्स वन ऑफ द साउथ वेस्टर्न प्रोविंसेस. इसमें क्या है कि ये बताया जाता है कि ग्यूजू इज वन ऑफ द मोस्ट डेट रिडन प्रोविंसेस. ओके. कुछ लोगों ने ग्यूजू के जो शहर है उनको सर्वे किया है, और ये पता चला है कि इनको जो उधार है कभी चुकाए नहीं जा सकता. ये तो मेरे ख्याल में ग्यूजू जो है चाइना का पाकिस्तान है, बिल्कुल उधार में डूबा हुआ है. राइट. और अ, और ये जो लोकल लेवल डेट, ये जो इस प्रोविंस का डेट है, ये काफी हद से चाइना के अंदर ये प्रॉब्लम है, और इसको इसके कोई समाधान नहीं है. ठीक है.
ये पैसा उधार लेने के लिए मार्केट से बहुत देर से कष्ट कर रहा है ये, क्योंकि इसका जो क्रेडिट प्रोफाइल है डाउन होते जा रहा है। ये मार्केट इसको पैसा नहीं दे रहा है। और ये बताया जा रहा है कि यूजू जो है वो 68 डिफॉल्ट हो चुके हैं उसके। और चाइना के 31 प्रोविंस हैं, उसमें से सबसे ज्यादा डिफॉल्ट 2018 से, यानी कि पिछले 5 साल से ये डिफॉल्ट करते आ रहे हैं, जो भी इन्होंने उधार लिया एक लोकल गवर्नमेंट का। ओके, ये कैसे होता है ये? और फिर भी ये गवर्नमेंट चल रहा है, और फिर भी ये कहीं से तो उधार ले रहे हैं और कहीं से खर्च कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये कहानी क्या है? ये मेरे को सबसे पहले इंडिकेटर मिला इस पैराग्राफ में। इन्होंने क्या है कि 2022 तक दे had built 8,331 किलोमीटर्स। जापान जो है ना, सिर्फ 7,800 किलोमीटर है। जापान के जीडीपी के बनस्पत ग्यूजू का जीडीपी इज 1/15, 1/15। इतना छोटा जीडीपी के साथ इन्होंने इतना एक्सप्रेसवे बना दिया। तो एक्सप्रेसवे का फायदा क्या है? अब देखिए, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हैं वहाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर के इसमें ये इनका गोस्ट सिटीज भी हैं कि अपार्टमेंट हैं, शहर हैं जिसमें कोई आबादी नहीं है, कोई नहीं रहता, अभी सड़ रहे हैं पानी के अंदर। तो ये क्या कहानी है कि बनाए जा रहे हैं, रोड बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, इमारत बना रहे हैं, उसमें कोई रहता नहीं है, उसको कोई लाभ नहीं है, पैसा है ही नहीं, उधार लेके ये जा रहे हैं। ये कहाँ जाता है ये? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये राइट। बॉन्ड डिफॉल्ट, इसका पूरा कहानी, ये जो हेडलाइन है ना, चाइनाज ग्रे राइनो डेट रिस्क हाईलाइटेड बाय बॉन्ड डिफॉल्ट। तो बॉन्ड डिफॉल्ट के जरिए ये चला रहे हैं काम। बॉन्ड डिफॉल्ट का क्या है? Bond defaults by state-owned firms have underscored China's debt problem. ये बॉन्ड कैसे होता है, अभी 2 मिनट में बताते हैं। China's total domestic debt, including financial loans, will hit 335% of GDP. ये तो 2020 का है, अभी क्या है हमें पता नहीं है। तो बॉन्ड देते हैं, ये बॉन्ड का कहानी है पूरा। तो इस ये होता क्या है? ये होते हैं एलजीएफवी के थ्रू। एलजीएफवी क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल। तो अगर कुछ करना है, मान लो एक सड़क बनाना है, या इमारत खड़ा करना है, या स्टेडियम बनाना है, तो जो लोकल सिटी है या गवर्नमेंट है, वो क्या है, एक एलजीएफवी फ्लोट करता है, लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल। लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल्स आर एक्चुअली अ कॉर्नरस्टोन ऑफ चाइनीज डेवलपमेंट बहुत दिन से, राइट। ये तकरीबन 20 साल पहले इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया, जिससे लोकल गवर्नमेंट्स क्या है, उधार नहीं ले सकते, और उनके ऊपर एक हद हो गया था कि भाई आप इतना ही उधार ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। पर इंटरनली जो लोकल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम एलजीएफई शुरू करेंगे, राइट। और इस तरीके से बहुत आजकल एलजीएफईस हैं, यही बोलते हैं, देर आर नाउ थाउजेंड्स ऑफ सच व्हीकल्स इन China, driving investments in bridges, roads, homes, industrial parks, and boosting the economy's gross domestic product. जीडीपी बढ़ रहा है, रोड बन रहे हैं, उधार पे, सब कुछ उधार पे। तो उस जीडीपी का क्या फायदा है हमें नहीं पता, उसका क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि सब कड़े हैं, कोई इस्तेमाल तो कर नहीं रहा है इनको। पर इसका पैसा कौन भुगत रहा है? ओके, थोड़ा हम लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल्स के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे, फिर मैं आता हूँ कौन भुगत रहा है। लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल्स आर platforms which are opaque in nature, used to raise funds for infrastructure spending that does not
इमीडिएटली जनरेट रिटर्न। तो पहले ये है कि ये वो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, जिसमें पैसा बाहर नहीं निकलता इमीडिएटली। तो सबसे पहले कहानी ये है कि भाई ये लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं हमें पैसा चाहिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी आप पैसा इसका लाभ नहीं दोगे, 20 साल के बाद इसका लाभ होगा। तो सबसे पहले कैरेट सबको खिला रहे हैं कि इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको 10 साल 15 साल के बाद बेशुमार पैसा मिलना शुरू होगा। तो जैसे आप ऐसे करते रहते हैं और पैसा लेते हैं उधार में और इमारत बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, तो आपका पूरा उधार का गुब्बारा बढ़ता जाएगा। कौन है जो पैसा देने वाले हैं एलजीएफपीस को? ये है बैंक, राइट? मेनली बैंक्स, राइट? सो अगर बैंक डिफॉल्ट कर गया तो पूरा बैंकिंग सेक्टर पड़ता है। और चाइनीज बैंक्स हैड रफली 30 to 40% ऑफ देयर एसेट्स इन्वॉल्व्ड इन एलजीएफपीस। ये छोटे छोटे बैंक हैं चाइना के अंदर, ये एलजीएफपीस को पैसा देते हैं और इनका जो पूरा फाइनेंशियल एसेट्स है 40% तक एलजीएफपीस में है। और ये लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल क्या है, ये 6 से 8% इंटरेस्ट इस इन्वेस्टमेंट में देते हैं, और कुछ तो और भी देते होंगे। दिसंबर 21 तक, 2 साल पहले की बात है, 1 डेढ़ साल पहले की बात है, 3,000 से ज्यादा एलजीएफपीस थे पब्लिक बॉन्ड मार्केट में, राइट? और ये भी नहीं देखा जाता कि क्या हम ये जो उधार ले रहे हैं इसको वापस कर सकते हैं कि नहीं, क्या ये प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं, इसमें रिटर्न इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं। नहीं, जीडीपी बढ़ाना है, रोड बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उधार लो, रोड बनाओ। उसका क्या फायदा है किसी को नहीं पता, पर जीडीपी बढ़ रहा है। तो चाइना का जीडीपी का कहानी ये है। तो जब लोग बोलते हैं $17 ट्रिलियन का जीडीपी, वो तो डेड जीडीपी है। उसका उस जीडीपी का कोई फायदा नहीं है। आपने बना तो लिया इमारत, उसका क्या फायदा है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, रोड का इन्वेस्टमेंट नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट, ये होता कैसे है? एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, मतलब सोचा जाता है, और उसके लिए लोकल बैंक से कर्जा लिया जाता है। उसके बाद नीचे जाइए, देखिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू हो गया, तो उसमें नौकरियां शुरू हो जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपका सीमेंट वाला आएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला आएगा, ट्रांसपोर्ट वाला आएगा, सब। आफ्टर बनाना तो है, ये इन सबको कारोबार शुरू हो जाता है, और कारोबार शुरू हो गया यानी चालू हो गया, तो नौकरियां शुरू हो जाती हैं, राइट? ओके, अभी क्या है, लोकल गवर्नमेंट और बैंक स्कीम द पब्लिक। इसका मतलब क्या है कि ये लोकल गवर्नमेंट और बैंक जो हैं, ये जितना इन्होंने उधार लिया वो बॉन्ड बना के आम आदमी को बेच देते हैं। तो हमें, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई हम बॉन्ड बनाएंगे, इस रोड का आप हिस्सा हो गए, शेयर बना दोगे उसका, तो राइट, और आप खरीद लेते हो, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि 15 साल के बाद इसके ऊपर आपको मुनाफा होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आम आदमी जो काम कर रहा है उस पे, वो उसको बॉन्ड दिया जाता है, या बॉन्ड में ये इन्वेस्ट कर लेता है, और ये बॉन्ड जितने हैं ये पब्लिक को बेचा जाता है। वेस्टफुल इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, व्हाट डू यू डू विद दैट इंफ्रास्ट्रक्चर? बॉन्ड डिफॉल्ट हैपेंस बिकॉज आपने बना तो लिया इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। दैट इंटरेस्ट ऑफ 6 to 8% which has been promised on that bond can't be paid. So bonds get converted into shares. So you become a shareholder in something which is not going to give you money. So there's a bond default. Who pays for it? The investor. Who's the investor? Aam Aadmi. Now the road is made. You don't have a job because the road is finished, and you're left. What all money you saved in making the road, you invested back into the road or the bonds, and that bonds are defaulted. So you are left holding the cake.
You can't eat it. Okay, now we'll see this in a slightly more thing कि real estate भी अगर इसमें जोड़ दोगे तो क्या कहानी है. Very interesting. Okay, so what happens is, say a real estate project starts. It is sold to a buyer. So this chap says, I will make 100 flats in this project. So 100 flats are sold to 100 buyers. But the land is not bought. He's made the project and he sold the flats. Land is not yet bought. Flat is not built. But since he has sold the land as flats, पूरा पैसा ले लेते हैं. फ्लैट दिया, आपको बेचा और पूरा आपने उस पैसा ले लिया बिल्डर ने. उसका क्या है कि ना फ्लैट बनाया है, कहाँ बना ये भी नहीं पता, पर पैसा पूरा हो गया और फ्लैट बिक गया. ओके, अभी ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू होता है. पैसा तो ले लिया इसने, तो तब जाके ये जमीन जो है लोकल गवर्नमेंट से खरीदा जाता है, किसी शहर से, किसी कस्बे से, किसी, राइट. जब लैंड लोकल गवर्नमेंट को बेचा जाता है, लोकल गवर्नमेंट ने पैसा बना लिया, वो अपना शुरू कर देगा दोबारा वो प्रोजेक्ट, राइट. ये रियल एस्टेट वाला है, वो बाकी और इंडस्ट्री में पैसा लगाता. पैसा तो आ गया इसके पास, लैंड ही खरीदा है और कुछ नहीं किया, तो इस बहुत टाइम है, क्योंकि अगर 30 मंजिल का इमारत करना है तो खड़ा करना तो बहुत टाइम है. तो वो पैसा जो है वो और इंडस्ट्री में लगा देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू हो जाता है. और वो इंडस्ट्री कहाँ शुरू करता है? वही इंडस्ट्री में शुरू करता है जहाँ लोकल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है. So if the real estate chap is making flats, he's bought land from the government. With that with the money which the government has, local government has got, so he wants to build a road. They want to build a road. They'll come back to this same real estate guy. In the meanwhile, the real estate guy has taken money from flat owners. He's taken a cement factory for the cement which goes into the whole thing. So it's all in the thing. In the third stage, what, or rather not the third stage, the third angle is that I have bought a flat from the real estate project. So I take a loan. I pay full money to the builder. I take a loan from the bank and I start repaying the loans. And what is my hope? My hope is that this asset value will go up. So I don't mind paying the mortgage, loan, everything. 10 years later, I'll have more money when I'm old. Real estate goes up. So my old age is taken care of because I don't have pension. Pension, या अगर कोई मेरे को मुसीबत आ गया तो मैं फ्लैट बेच दूंगा और पैसा ले लूंगा, क्योंकि तब तक फ्लैट का कीमत भी बढ़ जाएगा. ओके, ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वाला क्या करता है? पैसा तो ले लिया, कुछ तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में लगाता है, पर वो दोबारा एक और प्रोजेक्ट शुरू कर देता है. जो जो पैसा है उसके साथ एक और प्रोजेक्ट शुरू. ये प्रोजेक्ट इसको बनाने के लिए क्षमता नहीं है, क्योंकि पैसा ले लिया पूरा. ये कहीं सीमेंट कंपनी में लग गया, कहीं फुटबॉल क्लब में लग गया, दूसरा प्रोजेक्ट में शुरू कर दिया, और दूसरा उसके लिए जमीन ले लिया लोकल गवर्नमेंट से. ये चक्कर है, जलेबी टाइप, राइट. और बाकी बिजनेसों में भी कर देता है. जहां तक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, वो ये चौथा लाइन में आई है, इट रिमेन्स इनकम्प्लीट. और इसके बीच में तो प्रॉपर्टी लूजेस वैल्यू, क्योंकि आजकल रियल एस्टेट में मंदी है तो प्रॉपर्टी का वैल्यू डाउन हो गया. लॉस किसके पास है? जिसने फ्लैट खरीदा है उसके पास पैसा नहीं है. जहां तक अभी आप इसको जोड़ दीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, वो लोन लिया गया है बैंक से टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. बैंक सेल बॉन्ड्स, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है उस पे जो जो हमने पिछले स्लाइड में दिखाया है, वो उसके ऊपर कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, मुनाफा नहीं है. ठीक, उसके तहत बॉन्ड
पैसा ब्याज चुकाना नहीं पड़ रहा है, और ब्याज नहीं चुकाना है तो ये, और ब्याज दे भी नहीं पा रहे हो जो 6 to 8%. As a result, all these bonds start defaulting. Who pays for it? It's the customer at the bottom. तो आम आदमी को बिल्कुल नुकसान हो रहा है. तो ये पूरा, ये जो डेट का गुब्बारा है, ये दिस डेट बबल, who pays for it? The builder has made his money and he's declared himself bankrupt. The local government has sold the bonds, taken loan, which they can't repay. The bank has taken the money, forwarded the money to the local governments and the builders. But all these loans are securitized and made into bonds, and the bonds are sold to the public. The public will not get the money back. Simultaneously, the public which has put money in the flat will not get a flat. So the public doesn't have a flat, public doesn't have interest on those bonds. तो आखिर क्या है? ये गुब्बारा कभी फटेगा नहीं, ये धीरे 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 डिफ्लेट होता जाएगा. ये वो तब तक चलेगा जब तक एक आम नागरिक गरीब हो जाता है. तो अगर आम नागरिक गरीब हो गया, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो या कंजम्पशन क्या करेगा? तो ये जो कंजम्पशन मॉडल के बारे में चाइना बात कर रहा है, वो तो टेंगा है, कुछ नहीं होने वाला है. Right. So this is the story of the debt bubble. So we'll see it in a slightly different manner. Same thing for better understanding. So today the real estate value is down by 25 to 30%. All bonds have defaulted. So that's what I said. जो मैंने बोला, common man has lost his money and saving. उसके पास पैसा नहीं है. There are no exports. Factories are closing. Manufacturing is down. Jobs are cut. तो किसी के पास पैसा नहीं है. वैसे भी आम नागरिक ने जितना भी पैसा बचाया है, या फ्लैट डाउन है, या उसको बॉन्ड में डिफॉल्ट हो गए. और साथ साथ आप देखिए, डेमोग्राफी इज चेंजिंग, पीपल आर एजिंग, नो जॉब, पे कट्स आर देयर. सो विद ऑल दिस, वेयर विल दे गो? राइट. इसके मतलब देयर इज नो कंजम्पशन, एंड इफ देयर इज नो कंजम्पशन, वेयर विल द इकोनॉमी गो? So if you see, the everyone keeps telling. In fact, I had a very senior officer on my channel who said, "यार, हर रोज सब बोलते हैं कि ये the debt bubble in China will burst and China will collapse." कभी होता ही नहीं है. होता नहीं है क्योंकि ये जितना पूरा गुब्बारा है वो आम आदमी झेल रहा है. आम आदमी के पास आजकल पैसा नहीं है. धीरे 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 अगर आप देखोगे तो चाइना का इकोनॉमी कोलैप्स होते जा रहा है, डिफ्लेट होते जा रहा है. इसीलिए इनके इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, हवा निकल रहा है इनके इकोनॉमी से. राइट. आखिर क्या है? पैनिक. देयर इज पैनिक इन चाइना. द इकोनॉमी, द आम आदमी इज इन पैनिक. Xi Jinping might not be in panic because he's not a great economical or economist who understands the economy. He's more into politics, he's more into security, he's more into diplomacy and all that thing. But the general mood in China is panic. Why do I say this? वो इसीलिए बता रहा हूँ. मैं कुछ हेडलाइंस दिखाऊंगा जो चंद दिनों के हैं, पिछले एक हफ्ता 10 दिन के, and you'll get the sense that there is absolutely panic in China. No one says it, but it is there. Okay, so the question which is being asked is China's economic course correction too late, or is it too early to tell without the specifics being ironed out? Okay, so they are in a problem. There's no doubt about it that they are worried that this thing will not work. The next issue is even more funny. China to speed up infrastructure projects to shore up growth amid call to determine scale of debt. That means ये और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर दोबारा डेट लेंगे. द सेम साइकिल. दे वांट टू डू दिस अगेन.
So what will happen? The economy will get a small spurt because during the course of the construction of that infrastructure, it will be shown as a GDP. याद रखिए GDP में एक अनोखा चीज है. If you dig a ditch and fill it up, it adds to the GDP. Similarly, if you construct a road, it adds to the GDP. Whether the road is of use or not is a different story. And who bears the cost of the road is also a different story. But your debt bubble is increasing. And more the debt bubble increases, more problem for the common man. Right? So it's not a solution. This is like a drug addict. China is now in a drug addict mode as far as debt fueled infrastructure is concerned. Okay, there's also a view that China's economic recovery is not turning the corner, but hope endures that Beijing will put money and policy where its mouth is. Such articles, which means they're hoping that China will, there'll be some stimulus to the economy by hard cash or something like that, instead of just policy changes. People feel that so far, whatever China has done is cosmetic. The problem with the Chinese government is if it puts money in the hands of the people will take that money and finish off their loans. So loans will get squared up. So if you put money, it is filling this bubble. It's not going to contribute to consumption. So China cannot go in for a stimulus. The public coupons and some all that is waste of time. Nothing is happening. In this, you see Guangdong and Henan among provinces to fall short of national average in the first half of 2023. Why? Why this is important? Because both these provinces are industrial provinces. And in this, the manufacturing index is going down. See the second line. Slower growth in the manufacturing of hub of Guangdong underlined problems of faced by Beijing to aid the post-COVID recovery. So their production and manufacturing hubs are in pain. There's no doubt about it. Then there's no FDI coming. Shanghai FDI inflows miss expectations despite end of zero COVID policy, sparking concern. City has lost its allure. And with mind you, ये शंघाई को बोलते हैं कि ये ड्रैगन हेड है क्योंकि ये ड्रैगन हेड की तरह सब पैसा खींचता है चाइना के अंदर. पर आजकल वो डाउन है. सवाल ये भी उठ रहा है कि इज चाइना इन द डेंजर ऑफ जापानिफिकेशन, राइट? व्हाट कैन बीजिंग्स पॉलिसी मेकर्स डू टू अवॉइड लॉस्ट डिकेड्स? ये थोड़ा मैं अब बताना चाहता हूँ. जापान में 70s 80s में द इकोनॉमी वाज गोइंग फास्ट, इट वाज राइजिंग. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ने सोचा कि जापान का इकोनॉमी अमेरिका का इकोनॉमी को पार कर देगा, पर वो हुआ नहीं. वो हुआ क्यों नहीं हुआ? वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इनका आबादी became aged. Their aging and demographics halted the whole thing. But Japan had become rich by then. That's why they say Japan became old after becoming rich. And China is becoming old before it becomes rich. And then Japan stagnated. The same phenomenon is happening in China today, even worse. If you speak to someone who's from China or China-centric thinking, they say, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा. But हो रहा है. और ये सवाल आजकल शुरू हो गया पूछना. This is something which I spoke last year. पिछले साल या उससे पहले ही मैंने बता दिया कि भाई जापान जिस तरीके से वृद्धावस्था में गया और हाउ इट बिकेम अ पैसिफिस्ट नेशन, चाइना विल आल्सो बी फोर्स्ड इनटू इट. और ये 10 साल में देखिए, 5-10 साल में चाइना विल बी चेंज्ड. आप चाहे तो 5 साल के बाद जो मैं वीडियो निकालूंगा, ये क्लिप वापस लेके आऊंगा मैं. ये भी देखिए, दोबारा ये प्रॉपर्टी के अंदर घुस रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी, द रीजन व्हाई चाइना इकोनॉमी इज डाउन, दे गोइंग इन. They say that
they have loosened controls over the property. And because of loosened control, the property sector is going to improve. पर क्योंकि लूजन कर लिया द प्रॉपर्टी सेक्टर विल गो बैक इनटू स्पेकुलेशन जैसे स्पेकुलेशन में चला गया ये गुब्बारा और बढ़ता जाएगा एक्चुअली स्पीकिंग Xi Jinping probably did the right thing when he put uh, restrictions on the property sector. The method of putting those restrictions were different. It was, you could argue. The fundamental reason why Xi Jinping put the restrictions was correct because it was going into a runaway zone. And जिस तरीके से property sector जा रहा था, there would have been widespread defaults. There would have been a huge collapse. Now they're being forced to go back and unwind those controls. So infrastructure which brought you problems and property which brought you problems, you're going back to them. Up, these were the problems in your economy. These problems can't be the solutions to your economy. That's the crux. And that is something which we also have to understand. That China is seeking solutions to their economy through the very problems which caused the economy to start downgrading. So where will they go? Nowhere. This is again funny. I mean, सोचने वाली बात है. China's economic planners wants people to buy homes and furniture, but some just need jobs. उनको नौकरी चाहिए. आप उनको बोल रहे हो फ्लैट खरीदो और फर्नीचर खरीदो या फ्रिज खरीदो. ये तो हो नहीं सकता. तो कंजम्पशन कैसे करेगा? क्योंकि फ्लैट खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा तो सोफा खरीदेगा तो कपड़ा खरीदेगा, टीवी खरीदेगा. फ्लैट के लिए सब चाहिए, तभी तो कंजम्पशन बढ़ेगा. तो और उनके पास पैसा नहीं है, उनको तो नौकरी चाहिए, वो नौकरी मिल नहीं रहा. तो इनका जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्लानिंग है वो खराब है. राइट. लास्ट स्लाइड है ये दो चार चीजें हैं जो आर्टिकल्स में हैं. दीज आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम दोस आर्टिकल्स. जस्ट रीड व्हाट दे से. हाउ कैन चाइना possibly make its all important transition to a consumer based economy when consumers as a whole have shoved so much of their wealth into properties that will often end up being worthless? How in the world is this supposed to work? How would it work? There's no way it can work. Very significant paragraph. Property is going down, all your life savings on that property, your future is unsure, you don't have a job, how will you consume? And you're getting aged, and there are no replacement, and there's no workforce coming in. See the second one. Beijing's repeated plea for consumers to spend more has spawned a popular meme on social media. Why does my government still believe I am rich? And what should I do to let my government know that I'm actually broke? ये लोग बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसे कैसे बता रहे हो हमें कि फ्रिज खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, जब हमारे पास पैसा ही नहीं है. आप किस आधार पे बोल रहे हैं? The lines contain certain truths about the nature of consumer spending. At the end of the day, people's level of consumption is determined by their disposable income and expectation of future income. ये बड़ा important है. उनके पास आज का पैसा नहीं है और कल क्या उनको नौकरी मिलेगा और आमदनी मिलेगा, वो उसमें भी कोई इनका कोई certainty नहीं है. It is very difficult to ask them to spend when they are poor, indebted, or highly uncertain about the future. तो ये है कहानी पूरा जहां तक चाइना का इकोनॉमी का है. आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, फ्लैट्स बनाने के चक्कर में है. दोबारा जो फ्लैट्स इन्होंने पैसा लिया वो बन नहीं रहे. सबके पास उधार है, लोकल गवर्नमेंट के पास उधार है, इंडिविजुअल के पास उधार है. उसने फ्लैट
उसके पास उधार है क्योंकि फ्लैट मिला नहीं, उस फ्लैट पे कर्जा ले लिया उसने और रीपेमेंट कर रहा है। बैंक जिसने उधार दिया वो बॉन्ड डिफॉल्ट में है। प्रॉपर्टी डीलर वो उसके पास पैसा नहीं है क्योंकि उसने पैसा और कहीं लगा दिया। इसको समाधान क्या है कि मोर इट्स नॉट मोर डेट फ्यूल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लैट्स बिल्डिंग और कंजम्पशन। कंजम्पशन कैन नॉट स्टार्ट विदाउट जॉब्स। जॉब्स इसीलिए नहीं है कि एक्सपोर्ट है ही नहीं। आपने पंगा ले लिया सबसे। वो प्यू रिपोर्ट बड़ा क्लियर बताता है कि कोई आपसे आपसे राजी नहीं। जिसके पास पैसा है वो आपसे खरीदना नहीं चाहता। जिसके पास पैसा नहीं है वो आपसे खरीदना चाहता है पर सस्ते में खरीदना चाहता है। आप तो फंस गए ना। तो ये है एक्चुअल चाइना का हालत। देयर इज नो डाउट in my mind that China is in panic. And the panic stems from the grey rhino effect. You know it's coming, you can do nothing about it. And this is as per them. There is a debt bubble which will not burst. And this debt bubble will slowly deflate. And who'll pay? भुगतना किसको पड़ेगा? आम आदमी को। आम आदमी गरीब होता जाएगा चाइना में। अगर वो गरीब होता गया तो वो कंजम्पशन नहीं करेगा। अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो चाइना का इकोनॉमी डाउन होता जाएगा। तो अगर अभी भी आपको कोई शक है कि चाइना का इकोनॉमी बढ़ने वाला है तो दोबारा सोचना शुरू कीजिए। थैंक यू। मॉर्निंग एंड जय हिंद।